क्योंकि हर कोई मान रहा था आम आदमी पार्टी फिर जीत रही है। 67 सीटों से आप 28 पर आ गए, क्यों? अब तो उनके पास पूरा मौका है। खास तौर से पिछले 2 महीने से सब गायब हैं। आज हम भी पूछ रहे हैं, दिल्ली की महिलाएं भी पूछ रही हैं कि 2,500 रुपए कहां गए? क्या मोदी जी ने झूठ बोला? क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनने जा रहे हैं क्या? यानी सरकार गिराने की साजिश थी और उसमें आपको अप्रोच किया गया था कि आप कहती हैं पंजाब में चुनाव से पहले कर देंगे, दिल्ली में आप 3 महीने में पूछने लगती हैं पैसे क्यों नहीं आए, पैसे क्यों नहीं आए। किस मुंह से चला रहे हैं? दिल्ली में तो एक नशे के केस में ही जेल होकर आए और पंजाब में नशा मुक्ति अभियान चला। ये वही लोग हैं जिनके बारे में मोदी जी कहते थे इनको जेल भेजेंगे, वो चक्की पीसेंगे, वो चक्की पीसेंगे। तो समझते थे कि सारी की सारी विपक्षी पार्टियां सिर्फ बीजेपी को सांप्रदायिक बताती थी अब तक। आपने तो सारी पार्टियों को बता दिया सांप्रदायिक। वैसे कांग्रेस से गठबंधन गलती थी, इंडिया अलायंस में जाना गलती थी, या वो सही फैसला था? कांग्रेस के खिलाफ भी बोलना शुरू किया। कांग्रेस भी करप्ट है ना? मेरे लिए ये बहुत अचंभे की बात होती है कि कांग्रेस के कोई नेता जेल क्यों नहीं जाते हैं। जी, कॉमनवेल्थ तो आपने कितना जोर शोर से उठाया था, शीला जी को आपने कितना कटघरे में खड़ा किया था, अब सारे छूट गए ना। तो एक तरह से ये संदेश तो आपके लिए भी है कि आपने गलत आरोप लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी के राज में आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल जाना तय है। मैं उनको ये भी सुझाव दूंगी जो प्रधानमंत्री जी का राजमहल है ना, उसको एक दिन के लिए खोल दें। पर आपके बुरे दिन आ गए ये तो मान लीजिए। क्या पहलगाम हमले का बदला पूरा हो गया? रेखा गुप्ता को 10 में से कितने नंबर देती हैं? क्या बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं? 100%। क्या लड़ेंगे आप बिहार का इलेक्शन? अब मुझे बताइए, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी और रेखा गुप्ता, 4 महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की, इनमें से बेस्ट सीएम कौन? क्या बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है अब तक का? अमेरिकी राष्ट्रपति को 2 टूक बात करके आई थी इंदिरा गांधी। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? अब तक का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है देश का? मोदी जी लोकप्रिय हैं। राहुल गांधी। बट मे बी नॉट सूटेड फॉर पॉलिटिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का, जो कि अब विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली विधानसभा में। बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मानक। बहुत फ्रेश लग रही हैं आतिशी। अब चाय पी रहे हैं तो फ्रेश तो होंगे। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री से दिल्ली की नेता विपक्ष, क्या अब आदत हो गई है? 3 महीने हो गए हैं। देखिए क्या है कि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं, जब आप एक लोकतंत्र में होते हैं, दिल्ली के लोग या देश के लोग आपको कोई जिम्मेदारी देते हैं। दिल्ली के लोगों ने एक बारी विधायक बनने की जिम्मेदारी दी, विधायक बनने के बाद मंत्री बनने की जिम्मेदारी मिली, मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी मिली। तो जो जिम्मेदारी मिली बखूबी हमने अपनी टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज़ मैंने निभाई। अब उन्हीं दिल्ली के लोगों ने विपक्ष में बैठने की और जो सरकार बनी है उसकी जवाबदेही इंश्योर करने की जिम्मेदारी इस बार दी है। तो उस जिम्मेदारी को भी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज से निभा रही हूँ। हाँ, पर विपक्ष में बैठने की आदत आपको 10 साल में रही नहीं थी, बल्कि 2013 से आप याद करिए सत्ता में ही ज्यादातर रहे आप। तो विपक्ष में एडजस्ट करने में दिक्कत तो नहीं होगी आम आदमी पार्टी को, आपको? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की राजनीति शुरू हुई है हम सरकार में ही रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है। जनता ने इस बार हमें जनादेश दिया है विपक्ष में बैठने का। तो जो भी जिम्मेदारी जनता देती है उसको निभाना वो अब हमारी जिम्मेदारी है। और एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको लोगों ने चुन के भेजा है, वो अपने वादों को पूरा करे, ये दबाव बनाना और उनको अकाउंटेबल होल्ड करना अब हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, विपक्ष में रहना आसान नहीं होता है। बीजेपी का सोचिए वनवास जो था दिल्ली का, 27 साल चला। पहले 3 टर्म शीला जी कांग्रेस, उसके बाद 2 टर्म आपने उनको सत्ता से बाहर रखा। आपको भी इसी तरह पहली बार विपक्ष में आने का मौका मिला। ऐसा तो नहीं कि विपक्ष में हौसले थोड़े पस्त हो जाते हैं, क्योंकि आप तो पूरी उम्मीद लगा के बैठे थे इस बार जीतेंगे। कैसे एडजस्ट कैसे करेंगे कार्यकर्ताओं का, अपना खुद का मोराल कैसे हाई रखेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जब हमने शुरू की थी तो हम कुछ भी नहीं थे। मुझे अभी भी याद है कि जब हमने कहा था हम राजनीति में आएंगे, लोग हम पे हंसा करते थे। मतलब हमारे दोस्त और रिश्तेदार तक हम पे हंसा करते थे। वो कहते थे तुम लोग पॉलिटिक्स करोगे, तुम्हारे पास ना पैसा है, ना तुम्हारे पास बाहुबल है, ना तुम जाति की बात करते हो, ना धर्म की बात करते हो, तुम कैसे सक्सेसफुल होगे राजनीति में? और ये हमारे वेलविशर्स कहते थे।
मुझे याद है आज भी कि जब पहला दिल्ली चुनाव हुआ था और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ लड़ूंगा, अब मेरे एक बहुत करीबी मित्र ने और आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समर्थक ने कहा था कि ये आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहते हैं कि देखो, अगर अरविंद केजरीवाल जी कहीं और से लड़े होते, आपकी एक सीट तो आती दिल्ली विधानसभा में, अब वो शीला दीक्षित जी के सामने लड़ रहे हैं, अब आपकी एक भी सीट नहीं आएगी। वो पहला इलेक्शन जो था, वो पहला इलेक्शन 2013 का, जिसमें 28 आई थी, जिसमें 28 सीटें आई थी, जिसमें माइनॉरिटी गवर्नमेंट हमारी बनी थी। तो आप देखिए, इस 10 साल के सफर में जहां पे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी, हो सकता है हमारे पड़ोसी भी हमारा नाम नहीं जानते थे 10 साल पहले तक, लेकिन हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पे काम किया, दिल्ली के लोगों के साथ काम किया, उनके मुद्दे उठाए। दिल्ली के लोगों ने एक बार नहीं 3-3 बार हमारी सरकार बनाई। उस भरोसे से एक बार पंजाब में विपक्ष में बैठाया, उसके बाद पंजाब में सरकार बनाई, गोवा में हमें विधायक दिए, गुजरात में हमें विधायक दिए। आम आदमी पार्टी इस देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी बनी। आई थिंक वी आर द फास्टेस्ट पार्टी टू बिकम अ नेशनल पार्टी। हमने इस पार्टी को जीरो से शुरू किया। मतलब मैं ये मानती हूँ कि देखिए, किसी भी पार्टी का सक्सेस और फेलियर ये हम कुछ खास नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि अगर देश की ज़रूरत है, अगर हमारे लोकतंत्र की, हमारे देश के लोगों की ज़रूरत है कि कुछ अलग प्रकार की राजनीति हमें चाहिए, हमें शिक्षा की, हमें स्वास्थ्य की, हमें बिजली की, पानी की राजनीति चाहिए, वैसे भी तो आम आदमी पार्टी फिर से मतलब आप यही कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी के तो डीएनए में ही विरोध, संघर्ष और आंदोलन रहा है, इसलिए विपक्ष में रहना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल। यही और आपका मैं ये इशारा। मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी शुरू से, चाहे हम सरकार में थे या सरकार बनाने से पहले, हम हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं, हम आज भी लोगों के बीच में ही हैं। पर जैसे मैंने कहा, ये आपका जो मुख्यमंत्री का काल रहा, कितने महीने रहा कुल? 4 महीने। 4 महीने का रहा। अभी सिंक इन होता है कि यूं आया मुख्यमंत्री का काल और यूं चला गया। देखिए, उससे मुख्यमंत्री बनने से पहले मैं 2 साल तक दिल्ली सरकार में मंत्री थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो सब भी मेरे पास थे जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे। दिल्ली एक कॉम्प्लेक्स शहर है, मतलब बहुत ही दिल्ली में बहुत सारे, यहाँ दिल्ली में एमसीडी है, दिल्ली सरकार है, एनडीएमसी है, एनजी साहब हैं, केंद्र सरकार है। दिल्ली की सरकार बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये भी बात सच्चाई है कि केंद्र सरकार ने हमारे कामों में अड़चने डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन चाहे जब मैं विधायक थी, चाहे जब मैं मंत्री थी, और चाहे जब मैं मुख्यमंत्री थी, और ये मैं आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में कह सकती हूँ कि हमने हमेशा, चाहे लड़ के, लेकिन दिल्ली वालों के काम हमेशा करवाए। और मैं आज भी कहती हूँ, आज आप देखिए 3 महीने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऑलरेडी आप देखिए चलते चलाते सिस्टम फेल हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले 10 साल से पावर कट कभी भी समस्या नहीं थी। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी, और ये मैं नहीं कहती, ये केंद्र सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं। उन्होंने राज्यसभा में एक आंकड़े प्रस्तुत किए थे फरवरी इसी साल में। वहाँ पे केंद्र सरकार ने खुद कहा कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जब देश भर की डिस्कॉम्स की रिपोर्ट निकलती है पावर सप्लाई रिलायबिलिटी पे, तो दिल्ली की तीनों डिस्कॉम्स नंबर 1 पे रहती हैं। आप देखिए, अब 3 महीने से दिल्ली के आप किसी भी हिस्से में जाइए, लोग आपको बताएंगे कि लंबे लंबे पावर कट्स हो रहे हैं। आप उत्तम नगर के लोगों से, मैं तो अभी आज आते हुए सुबह देख रही थी कि कई लोगों ने शिकायत की, 12-12 घंटे से बिजली गई हुई है, और लोग ट्विटर पे कह रहे हैं अब तो बरसात बंद हो गई, अब तो बिजली आ जानी चाहिए। और मैं याद कर रही थी आज सुबह 2000 आम आदमी पार्टी बनने से पहले मैं मध्य प्रदेश में गाँव में काम करती थी, हम एजुकेशन पे मैं वहाँ पे काम करती थी, और मुझे तब की याद है, तब वहाँ पे गांव में ऐसी बात होती थी कि जब आंधी आती है और जब बरसात होती है तो बिजली कट जाती है। आज कोई पोल गिर जाते हैं तो ये तो होता है। आज 2025 में देश की राजधानी में अब लोग कह रहे हैं कि जी बरसात आएगी तो बिजली बंद हो जाएगी। पोल गिरने से, आंधी आने से, ये तो सब जगह होता है। नहीं, जब अंडरग्राउंड आप केबलिंग करिए, आप अपने पावर सिस्टम्स मैनेज करिए, आप प्रॉपर पावर बैकअप रखिए। इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पूरा N-1 का सिस्टम होता है कि अगर आपकी एक जगह से पावर सप्लाई आ रही है एंड फॉर वट एवर रीजन वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कट हो जाए, तो एक N-1 का पावर सप्लाई सिस्टम होता है कि आप उसको लिंक कर दीजिए। अब 15 घंटे अगर बिजली जा रही है, तो अब आप देखिए लोग कह रहे हैं कि हमने तो बड़ी गलती कर दी, बीजेपी को वोट देके, केजरीवाल की सरकार में तो बिजली नहीं जाती थी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि
आतिशी को पहले अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया, अपनी कुर्सी पर बैठाया, उसके बाद चुनाव लड़ा गया ये कह करके जीते तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, आपने भी ये बात कही। अब हारे तो आपको एलओपी बना दिया। मतलब हाँ, मतलब खुद नहीं बैठे उस पर, खुद वो एलओपी क्यों नहीं बने, आपको क्यों बनाया, खुद सीएम आपको क्यों बनाया, फिर अपने नाम पर क्यों चुनाव लड़ा? देखिए, मैं इस सवाल को रिवर्स करती हूँ। हाँ, आप मुझे इस देश में कोई और एक पार्टी बता दीजिए जहां पर मेरे जैसा व्यक्ति, मैं जब ये पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी, मैं कोई नेता नहीं थी, मैं इस पार्टी की एक आम कार्यकर्ता थी। 2013 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था, मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, पता है मैं चुनाव के दिन क्या कर रही थी? पार्टी ऑफिस में बैठ के मैं हेल्पलाइन चला रही थी 13 में कि हमारे पोलिंग बूथ्स के बाहर टेबल लगी कि नहीं, हमारे पोलिंग बूथ एजेंट्स अंदर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मैं इस पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता थी 2013 में। ये आम आदमी पार्टी है और ये अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को पहले विधायक बनाया, फिर मंत्री बनाया और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। आप मुझे कोई देश की एक और पार्टी बता दीजिए जहां पे इतनी कम उम्र पे बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने वाली एक महिला को 10 साल के से कम में एक आम कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने का मौका मिला हो। तो मैं तो ये कहूंगी कि इसमें तो आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की तारीफ होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने आज तक कभी किसी का बैकग्राउंड नहीं देखा है। अरविंद केजरीवाल ने कभी ये नहीं पूछा है कि जी आप किसी पॉलिटिकल फैमिली से हो क्या, आपके पिताजी कभी मंत्री रहे क्या, आपके नाना किसी राज्य के गवर्नर रहे क्या। अरविंद केजरीवाल ने कभी ये नहीं पूछा कि आप किस कास्ट से आते हो तो मैं आपको किस सीट से लड़वाऊं। तो अगर अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ लोगों की कॉम्पिटेंस देखी है और एक पूरी नए जनरेशन ऑफ यूथ ठीक है, को अगर चुनाव में आप ही का चेहरा आगे रखा जाता और ये कहते अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आतिशी ही सीएम बनेंगी अगर आम आदमी पार्टी जीती, तो आपको लगता है नतीजा कुछ और होता? देखिए, मैं ये मानती हूं कि चुनावी नतीजे जो होते हैं ना, वो जनता का जनादेश होता है। हाँ। और जो एक बारी जनता डिसाइड कर लेती है, मैं ये मानती हूँ कि उस पर बहुत ज़्यादा अब हम एनालिसिस करें कि अगर ये किया होता तो कैसा होता, वो किया होता तो कैसा होता। इस बार दिल्ली की जनता ने सोचा कि हम भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहते हैं और दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें देके उनकी सरकार बनवाई है। अब सवाल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने ये किया होता, अरविंद केजरीवाल ने ये किया होता, आतिशी ने ये किया होता। अब सवाल ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। नहीं। अब सवाल ये है कि आज सुबह क्यों दिल्ली की पूरी सड़कों में वाटर लॉगिंग है। आज सवाल ये है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस क्यों बढ़ रही है। सवाल ये भी है, आज सवाल ये है कि पावर कट क्यों हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी हारी क्यों। अभी 3 महीने हुए हैं, नई सरकार को 100 दिन पूरे नहीं हुए। अभी भी मुझे लगता है आप लोग अभी भी पता नहीं उसको अभी तक एनालाइज करके ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं या नहीं कि हारे क्यों। क्योंकि हर कोई मान रहा था आम आदमी पार्टी फिर जीत रही है, 67 सीटों से आप 28 पर आ गए, क्यों? देखिए, जैसा मैंने कहा, मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जनता इस बार भाजपा को मौका देना चाहती थी। उन्होंने सोचा कि ये जो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के जो डिस्प्यूट होते हैं, इस बार ये एक ही सरकार लाके देखते हैं। अब तो डबल इंजन क्या, ट्रिपल इंजन क्या, 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में। लेकिन आज सुबह आप देखिए तो ऐसा लग रहा है कि चारों इंजन में पानी भरा हुआ है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है। केंद्र सरकार उनकी है, एलजी साहब उनके हैं, दिल्ली सरकार उनकी है, दिल्ली में मेयर उनका है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले उनका गाना था, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। अब तो उनके पास पूरा मौका है। तो मैं तो ये जरूर पूछूंगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि क्यों दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है, क्यों रोज रोज दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता 40 डिग्री टेम्परेचर में स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, उनके सामने गेट बंद हो जाता है, बच्चों को बाउंसर धक्के दे के बाहर कर देते हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के आगे पेरेंट्स रोज प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। क्यों? अब क्या रोक रहा है भारतीय जनता पार्टी को? ओके, अगर इतने सारे मुद्दे ऑलरेडी 3 महीने में दिल्ली में इकट्ठे हो गए, तो फिर अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह दिखे क्यों नहीं? 3 महीने से, खासतौर से पिछले 2 महीने से सब गायब हैं। ऐसा क्यों? कहाँ गायब है? गायब अगर आप देखिए, सड़कों पर कोई नहीं दिख रहा, मीडिया में कोई नहीं दिख रहा। पहले दिन से अगर भारतीय जनता पार्टी से उनके 2500 रुपए के झूठे वादे पर किसी ने सवाल उठाया है तो वो आम आदमी पार्टी ने उठाया है।
और ये बिल्कुल साफ है। आप सारे वादे देखिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किए। मोदी जी ने दिल्ली के चुनाव में बार बार स्टेज पे खड़ा होकर कहा था कि ये मोदी की गारंटी है कि आप 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आएंगे। मुझे तो ये भी याद है उन्होंने कहा था कि सब महिलाएं अपने बैंक के खाते को अपने मोबाइल फोन से लिंक कर लें और 8 मार्च को उनके पास SMS आएगा कि उनके खाते में 2,500 रुपए आ गए। तो कहाँ है वो 2,500 रुपए? आज हम भी पूछ रहे हैं, दिल्ली की महिलाएं भी पूछ रही हैं कि 2,500 रुपए कहाँ गए? क्या मोदी जी ने झूठ बोला? पर दिख क्यों नहीं रहे आप लोग? क्यों नहीं दिख रहे थे? अरविंद केजरीवाल अभी भी नहीं दिख रहे, आप तो फिर भी दिखी हैं थोड़ा बहुत। आप भी 2 महीने से नहीं दिख रही थी, क्यों? पहले आपने बताया, आप कहाँ थी बताइए 2 महीने से। हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की नाकामी पे सवाल लगातार उठाते रहे हैं। देखिए क्या है कि अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है और नेशनल कन्वीनर होने के नाते उनकी देश भर में आम आदमी पार्टी के संगठन को बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके पास है। तो उस पर लगातार काम चल रहा है। 2 साल में पंजाब में चुनाव है, उसकी तैयारी हो रही है। गुजरात में चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी, उसकी तैयारी हो रही है। गोवा में चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी, उसकी तैयारी हो रही है। 2 साल में दिल्ली में MCD का चुनाव है, उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। तो नेशनल कन्वीनर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, उनकी जिम्मेदारी पूरे देश में, पूरे देश के संगठन में। पंजाब में ज्यादा दिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली छोड़ के पंजाब चले गए अरविंद केजरीवाल हारते। नहीं, पंजाब में भी वो अलग अलग जो आम आदमी पार्टी वहाँ पे संगठन का काम कर रही है, जो आम आदमी पार्टी वहाँ पे नशे के खिलाफ एक पब्लिक कैंपेन आम आदमी पार्टी ने चलाया हुआ है, उसमें बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी जुड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी का दिल्ली में स्टूडेंट्स विंग का लॉन्च हुआ है, ASAP। उस स्टूडेंट्स विंग के लॉन्च में भी आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी 3 महीने में 2-3 बार ही दिखे हैं बस दिल्ली में, बाकी समय पंजाब में दिखे हैं या बाकी जगह दिखे हैं? तो वो नेशनल कन्वीनर है, वो देश के बाकी हिस्सों में क्यों ना दिखे? नहीं, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि 42% लोगों ने तो आपको इस बार वोट दिया है, आप उनको बेसहारा छोड़ के चल दिए। हमने उनको कहाँ बेसहारा छोड़ा? अगर दिल्ली के लोगों की समस्याओं की कोई आवाज उठा रहा है तो वो आम आदमी पार्टी उठा रही है। मैं तो खुद दिल्ली के अलग अलग इतने हिस्सों में गई हूँ जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं। जनकपुरी विधानसभा गई थी मैं 4-5 हफ्ते पहले। आशीष सूद जी जो बिजली मंत्री हैं, उनकी खुद का विधानसभा क्षेत्र है, महावीर इनक्लेव पार्ट 3 में वहाँ पे थी। वहाँ की महिलाएं बता रही थी कि रोज पावर कट हो रहे हैं, रोज पावर कट हो रहे हैं। और ऐसे नहीं कि 10-15 मिनट बिजली जा रही है, कभी 2 घंटे बिजली जा रही है, कभी 3 घंटे बिजली जा रही है। आप सोचिए 40 डिग्री टेम्परेचर में बिजली मंत्री की खुद की विधानसभा क्षेत्र में इतने लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं। इनफैक्ट वहां पे तो महिलाओं ने खुद कहा, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई बीजेपी को वोट देके, और अभी 3 महीने भी नहीं पूरे हुए हैं इस सरकार के। ओके, क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के CM बनने जा रहे हैं क्या? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ये थ्योरी काफी टाइम से चल रही है। ये थ्योरी 10 साल से चल रही है, पर जब से दिल्ली का रिजल्ट आया उसके बाद से ये थ्योरी 10 साल से चल रही है। जब हम शुरू में पंजाब में चुनाव लड़ने गए पहली बार, तब से ही लोगों ने कहा कि नहीं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। तब हमारी पार्टी विपक्ष में आई। उसके बाद जब हमने फिर से चुनाव लड़ा, तब फिर से लोगों ने कहा कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कुछ नहीं है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों ने पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जिसमें राजा महाराजाओं के ठाठ नहीं है, जो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से गले मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रही थी कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में थे और एक बुजुर्ग अपने आई थिंक बेटे को बुला रहे थे और कहते आ जाओ मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा लो, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आ सकता है। पंजाब ने ऐसे नेता देखे नहीं है। जब पंजाब में बाढ़ आई थी तो ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री चॉपर में जा रहे हैं और हम फोटो देखते हैं कि नेता प्लेन से बैठे हुए, चॉपर से बैठे हुए नीचे मुआयना कर रहे होते हैं। भगवंत मान जी कमर तक पानी में खुद पैदल चल के
बाढ़ग्रस्त एरिया में गए थे। पर बीजेपी तो एक थ्योरी चलाती है कि आम आदमी पार्टी टूटने वाली है, भगवंत मान नाराज हैं, अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। और पता देखिए नहीं क्या है, ये थ्योरीज ना पिछले 10 साल से चल रही हैं। जिस दिन से आम आदमी पार्टी बनी है तब से आम आदमी पार्टी के खत्म होने की थ्योरीज, आम आदमी पार्टी के टूटने की थ्योरीज, अब आतिशी बीजेपी में चली गई, या सौरभ भारद्वाज बीजेपी में चला गया, मनीष सिसोदिया बीजेपी में चले गए। पर देखिए बीजेपी ने कोशिश की थी क्या कभी आपको लेने की? देखिए बीजेपी तो कोशिश करती रहती है। आप बीजेपी का इतिहास देखिए, पहले साम दाम दंड भेद से वो चुनाव हर सही गलत तरीके से जीतने की आपको कभी कोशिश ऑफर आया करते था हैं। क्या? अप्रोच किया गया था? हमारे किसी करीबी व्यक्ति को अप्रोच किया गया था हमसे बात करने के लिए। ओके, ये कब की बात है? ये 1.5-2 साल पहले की बात है। ये उस समय की बात है जब आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेता छोड़ रहे थे? जेल में थे। ओ, यानी सरकार गिराने की साजिश थी और उसमें आपको अप्रोच किया गया था कि ये आप... सरकार गिराने की साजिश ये कोई खबर नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। क्या जैसे कहा मैंने गया था? कहा, क्या जैसे कहा गया था जब वो ऑफर आया था? कि आप आ जाइए तो आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप अपने साथ इतने विधायक ले आइए, क्या ऐसा था कुछ? ये कहा गया था कि अब तो आम आदमी पार्टी खत्म है। हाँ। और ये कहा गया था कि आपने इतनी मेहनत करके अपनी राजनीति खड़ी करी है, हाँ। तो अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो एक ही जगह है आने की। ओके। अरविंद केजरीवाल अगर सीएम नहीं बन रहे पंजाब में तो क्या राज्यसभा जा रहे हैं लुधियाना वेस्ट से? अरविंद ये तो सही केजरीवाल सवाल है जी, ना? अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का संगठन देश भर में खड़ा कर रहे हैं, ये सच्चाई है। देखिए आम आदमी पार्टी इस देश की, जैसे मैंने कहा, फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशनल पार्टी है। अगर आप इस देश का इतिहास उठा के देखिए। पर राज्यसभा जाने में क्या दिक्कत है? राज्यसभा जा सकता है कोई भी नेता आराम से। नहीं, मैंने नहीं कोई कहा संसद में जाए, विधानसभा में जाए, कहीं तो जाए। मैंने ये नहीं कहा कि आम आदमी के किसी को भी राज्यसभा जाने में दिक्कत है। लोग राज्यसभा जाते हैं, लोकसभा जाते हैं, विधानसभा जाते हैं। ये लोकतंत्र है। अरविंद केजरीवाल जी अभी राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अब लुधियाना वेस्ट का जो इलेक्शन है वो अनाउंस हो गया है, लुधियाना वेस्ट, और वहां पर आपने उतारा है अपने करंट सिटिंग राज्यसभा एमपी संजीव अरोड़ा को जी। तो अब लोग तो कह रहे हैं वो सीट खाली हो जाएगी राज्यसभा की, वहां से कौन जाएगा? अभी तो आप अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहे थे पंजाब का, ये अलग-अलग थ्योरीज चल रही हैं। आप उनको राज्यसभा का मेंबर बना रहे हैं। देखिए वह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वैसे। अरविंद केजरीवाल जब लगातार टीवी पे आते हैं, अरविंद केजरीवाल जब अलग अलग चीज़ों पे बयान देते हैं, तो बहुत सारे मीडिया वाले लगातार ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल बोलते बहुत हैं, अरविंद केजरीवाल हर चीज़ पे टिप्पणी करते हैं, इतना बोलते क्यों हैं? यही मतलब मीडिया के कई साथियों को मैं कोट कर रही हूँ। आजकल अरविंद केजरीवाल जी बहुत पब्लिक बयान नहीं दे रहे, तो सब लोग अब ये सवाल पूछेंगे अरविंद केजरीवाल बोल क्यों नहीं रहे? अरविंद केजरीवाल बोल क्यों नहीं रहे? लेकिन मैं मानती हूँ किसी भी नेता के किसी भी रोल के बहुत सारे पक्ष होते हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पब्लिक फेस हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर भी हैं। और मैं ये कहूँगी कि वो आम आदमी पार्टी के मेन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। आम आदमी पार्टी को इंडिया अगेंस्ट करप्शन से खड़ा करना, आप ये याद करिए जब अन्ना हजारे ने कहा था कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, जब अन्ना हजारे जी ने कहा था कि मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा और आप लोग मेरा नाम भी नहीं यूज़ कर सकते, उस समय सबको लगा था कि अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ। और आप ही पुराने उस समय के अपने मीडिया के बुलेटिन्स और ऐसे शोज़ उठा के देखिएगा, तो सबने यही कहा था कि अरे अन्ना हजारे जी चेहरा थे, अब उनके बिना एक नया राजनीतिक दल कैसे बनेगा। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी की स्ट्रैटेजी थी जिसने आम आदमी पार्टी को 28 सीट दिलाई, 67 सीट्स दिलाई, 62 सीट्स दिलाई, पंजाब में सरकार बनवाई, नेशनल पार्टी बनाई। तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक पब्लिक चेहरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मेन स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। आप ये इशारा कर रही हैं कि फिर से वो अरविंद केजरीवाल पार्टी को दोबारा खड़ा कर लेंगे? यस, और उसी के लिए वो काम भी कर रहे हैं। ओके। पर ये तो अब सच है ना कि उन्होंने दिल्ली से फिलहाल ध्यान हटाकर पंजाब, गोवा, गुजरात, फिलहाल इन राज्यों पर फोकस कर दिया और दिल्ली की जिम्मेदारी आप पर और बाकी नेताओं पर छोड़ दी है। पर ये तो एक सीनियर लीडर की यही तो एक निशानी है, एक अच्छे नेता की यही तो निशानी है कि आप अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप पे भरोसा करते हैं, आप उनको जिम्मेदारी देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने
चाहे मुझे एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चाहे सौरभ भारद्वाज जी को एज दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट, अब दिल्ली में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी है। पर अरविंद केजरीवाल जी स्ट्रैटेजी के तौर पे, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के तौर पे तो बिल्कुल। तो जो लोग ये कह रहे हैं दिल्ली छोड़कर चले गए, हारते ही भाग गए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिक्स में राइट ऑफ करना किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट की सबसे बड़ी गलती होगी। अरविंद केजरीवाल, मैं ये मानती हूँ, अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर ऑफ रिसेंट इंडियन पॉलिटिक्स। ये तो सच है, फैक्ट है ये तो। ये सच्चाई है। देखिए, हाँ। अरविंद केजरीवाल कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते। अरविंद केजरीवाल एक मिडिल क्लास, सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आने वाले, गवर्नमेंट जॉब करने वाले IRS ऑफिसर थे। वहाँ से अपनी नौकरी छोड़ के RTI एक्टिविज्म से इन्वॉल्व होके द बिगेस्ट मेजॉरिटी के साथ चीफ मिनिस्टर बनने की जो उनकी ये जर्नी रही है, मुझे नहीं लगता कि रीसेंट इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कोई भी आपको कोई ऐसा सही कह रहे हैं, वो तो ग्राफ यूं गया लेकिन उसके बाद यूं नीचे भी तो आ गया एकदम। आम आदमी पार्टी का ग्राफ कई बार ही ऊपर गया है, नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, इतना फिर नीचे नहीं आया कभी। एक बार जब ऊपर गया 67, वहां से 62 आया। आप याद करिए 2013 में जब अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार बनाने के बाद 2014 में जब 49 डेज की गवर्नमेंट बनी थी, जब अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था तो हर तरफ एक ही बात थी कि देखो अरविंद केजरीवाल ऊपर उठे थे, अब तो खत्म हो गए, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी में कुछ नहीं बचा और इससे बड़ी गलती हो नहीं सकती थी। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना नहीं चाहिए था, अरविंद केजरीवाल को लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था। वो पूरा नैरेटिव याद करिए। और इनफैक्ट आपके चैनल के पास भी आर्काइव्स पड़े होंगे पिछले 10-15 साल के, तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई और ग्राफ डाउन आ गया। पंजाब में लेकिन आपके लिए अग्नि परीक्षा होगी इस बार। मान लीजिए दिल्ली, 2 स्टेट में आप पावर में थे, दिल्ली चला गया जो कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, अब रह गया पंजाब। वहां भी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, दोनों अकाली दल भी मिलकर कह रहे हैं कि आपने सबसे बुनियादी वादा तो अपना पूरा किया नहीं, महिला के अकाउंट में पैसे डालने का। तो इस बार इलेक्शन में आप कैसे, क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? देखिए, एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, अकाली दल को भी ये याद कराना चाहूंगी कि पंजाब के लोगों ने 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। किसी भी सरकार को जो 5 साल के लिए वोट देते हैं तो वहाँ के राज्य के लोगों को पता होता है कि कुछ वादे पहले साल में पूरे होते हैं, कुछ दूसरे में पूरे होते हैं, कुछ तीसरे में, कुछ चौथे में, कुछ आखिरी साल में। तो पंजाब के लोगों को तो पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी अपने वादे पूरे करेगी, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी चाहे बिजली फ्री देने का वादा हो, चाहे आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी बनी है पंजाब में पिछले 10 सालों ने जिसने पंजाब के किसानों को नहरों में पानी दिया है। वरना आप देखिए पिछले 10 साल से, मतलब पंजाब में ऐसा कहते हैं कि हम पाताल से पानी निकाल रहे थे, इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर का लेवल फॉल हो गया था। तो पंजाब के लोगों पर को, आम आदमी पार्टी पर, भगवंत मान पर कब तक ये महिलाओं के अकाउंट में पैसे पंजाब में जो है कब तक शुरू हो जाएंगे? आएंगे, चुनाव से पहले जरूर आएंगे, चुनाव से पहले बिल्कुल आएंगे। अब देखिए, फिर आप ये ज्यादती आप ये करती हैं, आप कहती हैं पंजाब में चुनाव से पहले कर देंगे, दिल्ली में आप 3 महीने में पूछने लगती हैं पैसे क्यों नहीं आए, पैसे क्यों नहीं आए। मैं बताती हूँ मैं क्यों पूछ रही हूँ। हाँ, क्योंकि मोदी जी ने खड़े होकर कहा था कि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि 8 मार्च को हम एक कमेटी बनाएंगे जो इस पूरे मैटर को ठंडे बस्ते में डालेगी और फिर उसकी कोई बात नहीं होगी। मोदी जी ने ये भी नहीं कहा था कि जब आम आदमी पार्टी पंजाब में देगी उसके बाद में दूंगा। पर दिल्ली मोदी जी ने एक ही चीज कही थी और बार बार कही थी कि ये मोदी की गारंटी है। एक बार नहीं कहा था उन्होंने, बार बार कहा था। हम तो सुन रहे हैं कि बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है। नहीं सुन, दिल्ली में महिलाओं के अकाउंट में बहुत जल्दी पैसे आने वाले। नहीं, बहुत जल्दी तो हम 3 महीने से सुन रहे हैं। जिस दिन पहली कैबिनेट हुई थी उस दिन से ही हम सुन रहे हैं कि बहुत जल्दी पैसे आने वाले हैं। अच्छा, दिल्ली, लेकिन 3 महीने बीत गए हैं। दिल्ली की हार का असर पंजाब पर नहीं होगा बिल्कुल भी? मैसेज ये नहीं जाएगा कि दिल्ली का मॉडल फेल हो गया आम आदमी पार्टी का, जिसके दम पर पंजाब में सत्ता में आए थे? देखिए, मुझे ये लगता है कि पंजाब के लोग पिछले 3 महीने से जो दिल्ली में हो रहा है उससे कन्विंस हो जाएंगे बहुत आसानी से कि जो गलती दिल्ली वालों ने कर दी। आज आप देखिए, दिल्ली में 3 महीने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को।
पावर कट लग रहे हैं, पीपीएसी के नाम पे 10% बिजली के दाम बढ़ गए हैं। पूरी दिल्ली में मैं सोच रही हूँ आज ऐसी विडंबना है आज का दिन कि दिल्ली में वाटर लॉगिंग भी है और दिल्ली में पानी की कमी भी है। पर बीजेपी का विजय रथ तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। देखिए कहां कहां वो चुनाव जीतते ही जा रहे हैं, चुनाव पर चुनाव। हरियाणा जीत गए, दिल्ली जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, लगातार जीत रहे हैं। देखिए मैं तो दिल्ली की बात कर सकती हूँ, मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स में और पंजाब में भी अगर आ गए और मैं दिल्ली के लोगों का आपको ये डेफिनेटली ये ओपिनियन बता सकती हूँ, उनकी राय बता सकती हूँ कि दिल्ली के लोगों को लग रहा है उन्होंने गलती कर दी। आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमने इस बार केजरीवाल को वोट ना देके, आम आदमी पार्टी को वोट ना देके गलती करी है। जब बिजली कट होती है, जब पानी नहीं आ रहा, जब झुग्गियां टूट रही हैं, जब सरोजनी नगर वालों की दुकानें उजाड़ी जा रही हैं। मैं आज ये पूछना चाहती हूँ, आज सुबह बारिश हुई, दिल्ली की सड़कों पे पानी भरा, कहाँ है दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री बिल्कुल यही बात प्रवेश वर्मा जी? बिल्कुल यही बात कांग्रेस पार्टी पंजाब में कह रही है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी को लोग मिस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब से आई है कांग्रेस अच्छी थी। देखिए ये तो जब चुनाव होगा तब पता चल जाएगा। इसमें तो सबसे लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी खासियत पर इस बार पंजाब का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस पार्टी, तीनों की तीनों पार्टियां मिलकर आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने की कोशिश में होंगी। देखिए आम आदमी पार्टी का शुरू से ये हाल रहा है। आम आदमी पार्टी जब से आई है, आप याद करिए। अच्छा दिल्ली में भी यही हुआ। आप याद करिए क्या कहते थे, कांग्रेस वाले कहते थे ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले कहते थे ये कांग्रेस की बी टीम है, लेकिन काम दोनों लोग एक साथ करते थे आम आदमी पार्टी को हराने। दिल्ली में भी यही हुआ क्या? आप देखिए जो ये सो कॉल्ड एक्साइज पॉलिसी स्कैम जिसके तहत अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सबको जेल भेजा गया, उसकी ओरिजिनल कंप्लेंट किसने करी थी? कांग्रेस, अजय माखन जी ने करी थी। और किसने करी थी? मैं तो सोचती हूँ आम आदमी पार्टी के विधायक एलजी साहब से समय मांगते रह जाते हैं कि हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे मिलना है, हमें अपने इलाके की समस्याओं से अवगत करवाना है, हमें डीडीए से ज़मीन चाहिए, हमें पुलिस से ये समस्या है। एक चुने हुए विधायक को समय नहीं मिलता। अजय माखन जी को कैसे समय मिल जाता है? अजय माखन जी जो चिट्ठी देते हैं उस पर तुरंत एक्शन हो जाता है, उस पर तुरंत इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, एफआईआर फाइल हो जाती है। तो ये क्या दिखाता है? तो सवाल तो यही है ना, मतलब यही पूछा जाएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा एक पंजाब पर सवाल और उसके बाद मैं दिल्ली और नेशनल पॉलिटिक्स पे आऊंगा। कांग्रेस ही कह रही है और बीजेपी भी साथ में सुर मिला रही है कि ये अरविंद केजरीवाल नशा मुक्ति अभियान कांग्रेस में चला रहे हैं, पंजाब में चला रहे हैं। किस मुंह से चला रहे हैं? दिल्ली में तो एक नशे के केस में ही जेल होकर आए और पंजाब में नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। देखिए नशा पंजाब की सबसे बड़ी समस्या है। वो अब एक सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ, हर दृष्टि से आप देखिए नशे ने पंजाब के पूरे फैब्रिक को ख़त्म कर दिया। एक एक परिवार के अंदर अगर आप कहानियाँ सुनिए कि ड्रग्स की वजह से क्या होता है। एक सोशल मीडिया पर ही मैं किसी की एक भगवंत मान जी के कार्यक्रम में कोई ये बता रहा था कि, और वो खुद बता रहा था लड़का, अब तो नशे से वो तब ड्रग से बाहर आ गया है। वो ये बता रहा था कि उसने अपनी बहन की शादी के दिन उसके सारे गहने चुरा लिए और वो घर से भाग गया क्योंकि उसे ड्रग्स के लिए पैसे चाहिए थे। आप सोचिए परिवार का क्या होगा। परिवार की बेटी की शादी ना हो पाना क्योंकि परिवार का बेटा सारे गहने लेके भाग गया, मतलब परिवार को कैसा सदमा लगा होगा। ये एक ऐसा सदमा है जिससे परिवार कभी बाहर ही नहीं निकल सकता। तो ड्रग्स के खिलाफ जो युद्ध चलाया है भगवंत मान जी ने, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं ये मानती हूँ ये पंजाब की सबसे बड़ी ज़रूरत है और पंजाब में एक बहुत बड़े लेवल पे लोग इसके लिए साथ आ रहे हैं। तो दिल्ली का बैगेज पीछा नहीं करेगा? रही बात, देखिए दिल्ली का बैगेज तो मैं क्या ही बताऊं, सबको पता है कि क्या केस होते हैं हमारे। अभी मैं कल परसों ही न्यूज़ में पढ़ रही थी कि शायद छगन भुजबल जी मंत्री बनने वाले हैं महाराष्ट्र की सरकार। अच्छा बन गए? छगन भुजबल जी मंत्री बन गए। उनका इरिगेशन घोटाला, उनका प्रफुल्ल पटेल का एविएशन स्कैम, उनका अजीत पवार का महाराष्ट्र सदन स्कैम, ये वही लोग हैं जिनके बारे में मोदी जी कहते थे इनको जेल भेजेंगे, वो चक्की पीसेंगे, वो चक्की पीसेंगे। अब वो चक्की पीस रहे हैं सचिव महाराष्ट्र के सचिवालय में बैठ के। तो सबको ये पता है
कि भारतीय जनता पार्टी का ये एक और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जब आप चुनाव नहीं जीत पाए, जब आप विधायक नहीं तोड़ पाए, तो उसके बाद आप विपक्ष के नेताओं पे केस करते हैं, ईडी से केस करते हैं, सीबीआई से केस करते हैं। जो विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, जैसे छगन भुजबल, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। देखिए, छगन भुजबल का केस तो बहुत मजेदार था। इतने सालों से उन पर इरिगेशन स्कैम का केस चल रहा है। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए, ईडी ने, आपको पता है, बॉम्बे हाईकोर्ट में जाके क्या कहा? हमारे से कागज खो गए, हमें कागज नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। अब आपने, मैं एक और ये व्यक्ति याद करा दूं, शुभेंदु अधिकारी। उनके नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, चिट फंड स्कैम के नाम पे तो भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में कितने चुनाव लड़ दिए, एक नहीं, दो नहीं, कई। आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए। अब अरविंद केजरीवाल जी सुनते नहीं है, मनीष सिसोदिया सुनते नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, संजय सिंह सुनते नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी में जाते नहीं है, तो इसलिए वो जेल जाते हैं। और कहाँ जाएंगे? अब आपने ASAP, as soon as possible बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, मुझे लगता है ASAP, ये शायद ये सोच के आपने ये लॉन्च किया है, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, ये आपका मॉडल तो 10 साल से ज्यादा पुराना हो गया है, और लोग कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तो आपने कब की पीछे छोड़ दी, आप भी बाकी सारी पार्टियों की तरह ही हो गए। अब ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स फिर से कह रहे हैं, यानी आप पुराने फॉर्मूले पर लौट रहे हैं। आप मुझे बताइए, कोई एक और पार्टी और एक और सरकार जिसने शिक्षा को अपना मेन मुद्दा बनाया हो, जिसने अपनी सरकार में सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन सरकारी स्कूलों को किया हो। देखिए, आप, क्या है मतलब ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का? ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है कि जिस तरह इस देश में राजनीति हो रही है, हमें उसे बदलना है। इस देश में क्या राजनीति हो रही है, और दिल्ली में तो बिल्कुल खुलेआम दिख रहा है। क्या? आपको पता है, जिस दिन बीजेपी चुनाव जीती, प्राइवेट स्कूलों ने मिठाई बांटी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा अब तो हमारी सरकार आ गई, अब प्राइवेट स्कूलों की, अमीरों की सरकार आ गई, जिसको कोई चिंता नहीं है कि मिडिल क्लास का क्या होगा, जिसको कोई चिंता नहीं है गरीबों का क्या होगा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़नी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि तो हमारी सरकार है, हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन जो 10 साल से लड़ते थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ फीस के मुद्दे पे, जब आम आदमी पार्टी फीस रोकती थी, वो तो रेखा गुप्ता जी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो बिल्कुल जब बीजेपी की सरकार बनती है तो फीस बढ़ेगी। नहीं, ये जब लॉन्च हुआ था, ASAP जब लॉन्च हुआ, आप इस बात को समझिए कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स क्या है। मैं उसी पे आ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा जब ये ASAP लॉन्च किया? उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों ने 70 साल सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, जिससे देश बर्बाद हुआ है। 70 साल बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों ने। और आप उन सारी पार्टियों के साथ गठबंधन में रहे, कांग्रेस के साथ आपने अलायंस किया, इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा रहे, अब आप उन्हीं को फिर से कह रहे हैं कि वो गलत राजनीति करते आए हैं, हिंदू मुस्लिम करते आए हैं। देखिए, वो गलत राजनीति करते आए हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस तो 70 साल तक पावर में थी, बीजेपी तो अभी 10 साल से सरकार में है। क्यों दिल्ली, देश के सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है? दिल्ली में वो 15 साल पावर में थे, क्यों सरकारी स्कूल इतने टूटे फूटे थे? कांग्रेस तो 70 साल से सरकार में थी, क्यों आज भी देश के ज्यादातर हिस्सों में अगर आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए, लोगों को गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, अपने घर गिरवी रखने पड़ते हैं, अपनी जमीन बेचनी पड़ जाती है? ये क्या है? ये तो बिल्कुल साफ है ना। क्यों आज देश में 52% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, और हिंदू मुस्लिम बिल्कुल करते हैं, कांग्रेस भी करती है, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल करते हैं, सभी पार्टियां आज, सारी पार्टियां करती हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उन्हीं का बयान है। सभी पार्टियों ने आज तक धर्म के नाम पे वोट मांगा है, जाति के नाम पे वोट मांगा है, बाहुबल के आधार पर वोट मांगा है। ये तो सच्चाई है हमारे देश की राजनीति। हम तो समझते थे कि सारी की सारी विपक्षी पार्टियां सिर्फ बीजेपी को सांप्रदायिक बताती थी अब तक, आपने तो सारी पार्टियों को बता दिया सांप्रदायिक। देखिए, बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से इंडिया अलायंस साथ आया, हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आए, क्योंकि बीजेपी से इस देश के संविधान को खतरा है। क्यों कह रही थी बीजेपी बार बार 400 पार, अब की बार 400 पार? बीजेपी के तो इतने नेताओं ने कहा कि अब की बार 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे, अब की बार 400 पार होगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो बीजेपी के नेताओं के बयान है, ये हमारे बयान नहीं है।
पर पहले तो अगर इस तरह का आरोप मैंने किसी विपक्षी दल से पहली बार सुना है। कांग्रेस पर लगे हैं, कांग्रेस के अलावा मतलब समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, एनसीपी, देखिए आप ये सारे के सारे कम्युनल है। देखिए आप इस देश की, हम किसी भी चीज़ को जब असेस करते हैं तो हम उसके आउटपुट से असेस करते हैं, राइट। हम किसी भी कंपनी को देखें तो हम कहते हैं जी उस कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, उससे हम डिसाइड करते हैं वो कंपनी सक्सेसफुल है कि वो कंपनी सक्सेसफुल नहीं है, राइट। तो हम देश की राजनीति को कैसे असेस करेंगे, हम देश की सरकारों को कैसे असेस करेंगे, उनके आउटकम से असेस करेंगे ना। तो आप मुझे किसी एक पार्टी की कोई सरकार दिखा दीजिए जहां हिंदू मुस्लिम ना हुआ हो, जहां आप देखिए ना, आप क्यों हम सरकार बनाते हैं, हम सरकार इसलिए बनाते हैं कि वो जनता के लिए काम कर सके। आज के दिन में यही ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। आप मुझे कोई एक सरकार दिखा दीजिए जिसने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दिखा अच्छा दिया। सारी पार्टियां करप्ट हैं। आज देखिए मैं तो सारे पार्टी करप्ट हैं। मैं बस जैसे आरोप पहले लगाते थे 2013-14 के टाइम पे, बिल्कुल वही आरोप ऐसा लग रहा है फिर से आप लगाने लगे। मानक जी मैं तो ये कह रही हूं, अब आउटपुट देखिए। हाँ। आप मुझे दिखा दीजिए कि कहां पर सरकारी स्कूल अच्छे हैं, कहां पर सरकारी अस्पताल अच्छा है, कहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छा है। आप मुझे दिखा दीजिए कि कहां पर युवाओं के पास रोजगार के अवसर हैं। आप मुझे दिखा दीजिए कहां पे महिलाएं सुरक्षित हैं। तो आप मुझे दिखा दीजिए कहां पर 24 घंटे बिजली आती है। अच्छा कांग्रेस बीजेपी में कोई फर्क नहीं है आपके हिसाब से? मेरा ये मानना है हाँ। कि हमें किसी भी पार्टी को और किसी भी राजनीति को उसके आउटकम के, उसके रिजल्ट के आधार पर जज करना पड़ेगा। कांग्रेस बीजेपी में फर्क है या दोनों इक्वली बैड हैं? मैं ये मानती हूं कि बीजेपी इस देश के संविधान को ज्यादा बड़ा खतरा है, ये फैक्ट है। और बीजेपी ने बार बार कई फोरम्स पर बोला भी है, बीजेपी के नेताओं ने, कि वो इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। तो गठबंधन इंडिया अलायंस में लौटने का कोई प्लान अभी है, अगर बनता है फिर से, या देखिए अभी कुछ सोचा नहीं उस बारे में? अभी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पंजाब में तो लेकिन कोई अलायंस नहीं होगा। पंजाब में कोई अलायंस नहीं होगा। गुजरात में अभी तो नहीं लगता कि कोई अलायंस होगा। गोवा में भी नहीं। और लोकसभा इलेक्शन तो शायद 2029 में ही होंगे। आपका असेसमेंट क्या है? पहले भी हो सकते हैं क्या? नहीं, तभी होंगे। वो तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी पे डिपेंड करता है। आपको लगता है चल जाएगी केंद्र सरकार 29 तक चल जाएगी? इस पर मैं क्या, मतलब इस पर टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो ये मानती हूँ कि हमें ये देखना है कि सरकार जो बनी है उसका आउटकम क्या हो रहा है। ओके। और बीजेपी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड तो हर दृष्टि से फेल ही नजर आता है। वैसे कांग्रेस से गठबंधन गलती थी, इंडिया अलायंस में जाना गलती थी, या वो सही फैसला था? नहीं, मैं ये मानती हूँ वो सही फैसला था। उस समय के लिए वो जरूरी फैसला था। आप देखिए उस समय किस तरह से विपक्ष पर हमला हो रहा था, किस तरह से, जैसे मैंने कहा, ऑपरेशन लोटस के माध्यम से सरकारें गिराई जा रही थी। जहाँ पे सरकारें नहीं गिराई जा रही थी वहाँ पे विपक्ष के नेताओं पे केस हो रहे थे। हेमंत सोरेन जी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनको जेल में डाला गया। अरविंद केजरीवाल जी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनको जेल में डाला गया। बीजेपी के नेता ये बार बार कह रहे थे कि 400 पार होंगे तो हम संविधान को बदल डालेंगे। तो मुझे ये लगता है कि देखिए राजनीति कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो बदले ना, स्थिर नहीं रहती है। बिल्कुल, कि आपने एक बारी कोई प्रतिज्ञा ले ली तो ले ली। मुझे लगता है कि उस वक्त की ज़रूरत थी, और मैं ये मानती हूँ कि उस अलायंस की वजह से बीजेपी की सीटें कम हुई, तो वो अपने आप में वो इंडिया अलायंस का अचीवमेंट। पर कांग्रेस करप्ट है ना? क्योंकि ये तो आपका पुराना आरोप था, बीच में आपने थोड़ा अपना टोन नीचे किया, लेकिन आप फिर से लेकिन आपने ये सब कांग्रेस के खिलाफ भी बोलना शुरू किया है। कांग्रेस भी करप्ट है ना? देखिए उसके प्रमाण तो यही नेशनल हेराल्ड इतना बड़ा जो चल रहा है केस, प्रमाण देखिए। मैं तो दूसरी बात भी कहूंगी। हाँ। मेरे लिए ये बहुत अचंभे की बात होती है कि कांग्रेस के कोई नेता जेल क्यों नहीं जाते हैं। ये क्या, ये लगता है फिक्सिंग? आपको लगता है मैच फिक्सिंग है? मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था ना कि अजय माखन केस फाइल करते हैं और एलजी साहब उस पर इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, तो मैंने आपसे कहा था ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो सवाल तो ये भी उठता है कि आज के नेशनल हेराल्ड केस में आम आदमी पार्टी के नेताओं के अरेस्ट की झड़ी लग गई, और मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए, संजय सिंह अरेस्ट हुए, हमारे पार्टी के विजय नायर अरेस्ट हुए, विभव कुमार अरेस्ट हुए। आम आदमी पार्टी के नेता सांस लेते हैं, उनको जेल डाल दिया जाता है, बेल नहीं मिलती है। बार बार एजेंसीज आके कहती हैं कि हम बेल नहीं देंगे। कांग्रेस के कोई नेता अरेस्ट क्यों नहीं होते? नेशनल हेराल्ड केस में कोई अरेस्ट क्यों नहीं हुआ आज तक? अभी रिसेंटली वो स्कैम है या नहीं है नेशनल हेराल्ड? आपका असेसमेंट क्या है? अभी मैं तो आपको बता रही हूँ कि एक्साइज पॉलिसी में भी कोई स्कैम नहीं है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे, संजय सिंह 6 महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहे, विजय नायर 2 साल जेल में रहे।
₹1 भी मिला क्या? नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के कोई नेता जेल नहीं जाता। पर नेशनल हेराल्ड स्कैम है या नहीं है? देखिए उस पे ये तो एक बार ही जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, ट्रायल होगा, तो मैं मानती हूँ कि इस पर कुछ कहना कोर्ट जो कहेगा तभी सही रहेगा। मतलब ट्रायल से पहले किसी को भी इनोसेंट या गिल्टी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप दूसरा देखिए, अभी मैं रिसेंटली भी पढ़ रही थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की केस की फाइल उसमें तो सब छूट गए, सब छूट गए, वो तो कोर्ट से छूट गए। उसके बाद अभी देखिए एजेंसी पर डिपेंड करता है ना, एजेंसी कोर्ट के सामने क्या रखती है। आप मुझे, अब वो छगन भुजबल जी के मुझे मेरे अगले सवाल, आप मुझे मेरे अगले सवाल पर अगर छगन भुजबल जी के केस के कागज गुम सकते हैं और सीबीआई के किसी ऑफिस में आग लग सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी ऑफिस में आग लग सकती है, तो कागज कैसे रहेंगे? आप मुझे मेरे अगले सवाल पर ले आए। इनफैक्ट एक दूसरा वो जो डीएलएफ वाला भी केस था हरियाणा में, जो जिसमें हुड्डा जी वाला, रॉबर्ट वाड्रा वाला, वो भी केस बंद हो गया। तो नहीं, बंद नहीं हुआ अभी, वो अच्छा, केस बंद नहीं है। तो इस पर भी ये सब सवाल तो हैं ही कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कांग्रेस का और बीजेपी का। आपने कॉमनवेल्थ स्कैम मुझे याद दिला दिया, मैं उसी पे आने वाला था। जी। कॉमनवेल्थ तो आपने कितना जोर शोर से उठाया था, शीला जी को आपने कितना कटघरे में खड़ा किया था, अब सारे छूट गए ना। तो एक तरह से ये संदेश तो आपके लिए भी है कि आपने गलत आरोप लगाए थे। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स के स्कैम में या कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुई, ये बिल्कुल जग जाहिर है कि जब एक एक टोटी 50-50 हज़ार की खरीदी जा रही है, ऐसे ही था उसका, एक टॉयलेट पेपर का रोल 5,000 रुपए का खरीदा गया है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। तो देखिए ये इसमें आपको, मुझको या कुछ बहुत ही प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जरूरत देखने की वो नहीं है। ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस, ओपन एंड ये तो बिल्कुल टू द नेकेड आई दिख रहा है कि भाई इसमें तो कुछ छूट तो कैसे गड़बड़ गए फिर है। बताइए कोर्ट से सारे के सारे। मैंने तो कहा ये तो कुछ खास प्यार मोहब्बत है। आपको लग रहा है बीजेपी ने जानबूझकर कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाला करने वालों को छुड़वा दिया? अब ये सवाल तो बनता है, ये ऐसा कैसे है कि आम आदमी पार्टी के नेता बिना किसी प्रूफ के, बिना मैटर ट्रायल तक जाते भी लंबे लंबे समय तक जेल में रहते हैं, उनकी बेल को इतना स्ट्रांगली अपोज किया जाता है। ऐसा कैसे है कि कांग्रेस का कोई भी नेता अरेस्ट नहीं होता? ये सवाल तो है, आपको भी पूछना चाहिए ये सवाल। ये पूछते हैं, हम तो बिल्कुल पूछते हैं। अच्छा, ये CYSS सिस का क्या हुआ फिर? अब जब आपने ASAP लॉन्च कर दिया तो पुराने छात्र संगठन का क्या हुआ? और उसमें आपने दिल्ली में शायद 1-2 चुनाव लड़े भी थे, देखिए वो उसमें शायद सक्सेस नहीं मिली। देखिए क्या है कि आम आदमी पार्टी का ये जो 10 साल का पीरियड रहा दिल्ली में, हम चाहे सरकार में रहें, लेकिन आम आदमी पार्टी का पूरा ही फेज क्या कहें, रोलर कोस्टर की तरह भी रहा। ये एक ऐसा फेज रहा कि इतनी भारी मेजॉरिटी होने के बाद दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, उस पर कई सालों तक संघर्ष चला, हाई कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में चला, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने चला। फिर पिछले 2-3 सालों से ये दौर आया कि झूठे केस हुए, हमारे नेताओं को अरेस्ट किया गया, लंबे समय तक जेल में रहे। तो ये 10 साल हालांकि हम दिल्ली में पावर में थे, ये अपने आप में काफ़ी मुश्किलों का दौर भी रहा। तो जो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो एक संगठन को खड़े करने में जितना समय हम देना चाहते थे, उतना हम दे नहीं पाए, क्योंकि हम कई और चीज़ों में लगे रहे। पर ये जो सिस है, इसको पंजाब में कामयाबी मिली नहीं, बिल्कुल। तो पंजाब में जीते आप, तो यही इसी संगठन को एक नया रूप दिया जा रहा है। तो ये जो ASAP है, ये दिल्ली में भी होगा, ये पंजाब में भी होगा, देश भर में। ASAP मैं मानती हूँ कि ये एक यूथ पर इसी में स्टोरी है ना, इसी में कहानी छिपी है। हाँ जी। आप ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स पर लौट रहे हैं, क्योंकि अब दिल्ली में हारने के बाद ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को हमने कभी छोड़ा नहीं। अब देखिए फिर हमने ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को, देखिए क्या है कि कुछ ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होगी जब आप सत्ता के बाहर हैं, पर आप भटक गए थे। ऑल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक स्वरूप होगा जब आप सरकार के अंदर है। मैं तो आपको कह रही हूँ, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का कोई मकसद होता है। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का ये मकसद है कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के माध्यम से ऐसी सरकार बने जो जनता के हित में काम करे। फिर हम तो ये समझते थे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मतलब आपने जो समझाया था, ना कि अपने दोस्तों के हित में काम करे। आपने जो मतलब समझाया था ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का, उसमें ये था बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी वगैरह नहीं लेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, ये था। फिर देखिए शीश महल। हमने ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का जो मतलब पहले दिन से कहा था कि आम आदमी राजनीति में आएगा और आम आदमी के लिए सरकार चलेगी, और आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल यही किया। आम आदमी राजनीति में आया, मैं तो खुद उसका उदाहरण हूँ। मैं तो एक बहुत सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आती हूँ।
मैं एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आते नए हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शीश महल को संग्रहालय बनाने जा रही हैं, म्यूजियम, सबको दिखाएंगे कि देखिए ये है इनके डबल स्टैंडर्ड, आए थे वैकल्पिक राजनीति देने और कैसे ये सबसे ज्यादा उसका भोग करने वाले बन गए। मैं एक और भी सुझाव दूंगी, मैं उनको ये भी सुझाव दूंगी, जो प्रधानमंत्री जी का राजमहल है ना, उसको एक दिन के लिए खोल दें, एक दिन के लिए। आप जो मुख्यमंत्री आवास था उसको आप चाहे परमानेंट खोल दें, बहुत अच्छी बात है, जाने दीजिए सबको अंदर, हम तो स्वागत करते हैं। एक बारी सब लोग अंदर चले जाएंगे तो सारा भारतीय जनता पार्टी का झूठ पूरे दुनिया के सामने आ जाएगा। पता तो चले कहाँ है ये सोने के टॉयलेट, पर लोगों ने तो बिलीव कर लिया। पता तो चले कहाँ है, तो इसलिए अच्छा है ना, बनाइए म्यूजियम, देखे दुनिया के भारतीय जनता पार्टी ने जैसे झूठ बोला कि 2,500 रुपए देंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला 24 घंटे बिजली देंगे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास के बारे में झूठ बोला। लेकिन आप बनाइए उसे म्यूजियम। मैं तो बस एक रिक्वेस्ट करूंगी बीजेपी से, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री आवास भी खोल दें। मैंने सुना है वहां पे, ऑफकोर्स सुना ही है, मैं तो कभी अंदर गई नहीं हूँ, कि वहां पे 150 करोड़ के सोने के कालीन हैं जो सोने के धागे से बुने हुए हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि एक सोने का जैसे लाल किले में वो राजमहल के तो वीडियो हैं, आप दिखाइए क्या है उस वीडियो में, सोने के टॉयलेट और स्विमिंग पूल और ये वो जो वो वीडियो दिखाते हैं उसमें कहीं पे डाइनिंग टेबल दिखती है, उसमें वहां पे कहीं पे किचन दिखती है, वहां पे कहीं पे बेडरूम दिखता है। लेविश तो है ना वो, देखिए घर एकदम लेविश तो है। देखिए मैं ये मानती हूँ कि जो वो घर है वो एक मुख्यमंत्री का सिर्फ आवास नहीं है, मुख्यमंत्री का कार्यालय भी है। वहाँ पे मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी का भी पूरा अरेंजमेंट है, तो उस हिसाब से वो घर बना है। और वो घर मैं आपको बता दूँ, वो अरविंद केजरीवाल का घर नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत घर नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास है। आप देखिए रेखा गुप्ता जी के पास नहीं रह रही वहाँ पे, रेखा उनके पास कोई घर नहीं है अभी तक। वो अपने प्राइवेट घर में रह रही है, वो घर ढूंढ रही हैं। उनको केंद्र सरकार घर नहीं दे रही है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। पर चलिए वो अलग मैटर है। आपको घर मिल गया ना? हाँ मुझे मिल गया, लेकिन शायद जो आपने मांगा था वो नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है, वो उनकी सरकार है, वो उनकी इच्छा है। मैंने ये सवाल इसलिए किया, देखिए मैं ये मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास के नाम पे बहुत राजनीति करी। अब तो जीत गए। आप मानती हैं वो कारण था आपकी हार का? मैं तो ये मानती हूं कि आप दिखा दीजिए देश की जनता पर आप मानती हैं वो एक हार का कारण बना? देखिए मैं ये मानती हूं कि दिल्ली के लोगों ने इस बार सोचा कि हमें भारतीय जनता पार्टी को मौका देना है। ठीक है, राइट। और मैं ये मानती हूँ कि सबसे बड़ा कारण ये था कि दिल्ली के लोगों को ये लगा कि अगर एक ही पार्टी केंद्र सरकार में होगी, दिल्ली में होगी, तो हो सकता है कि दिल्ली के काम और तेजी से 2500 रुपए का जो वादा था, आप ही की पिच पर आकर बीजेपी ने आपको हरा दिया क्या? अब देखिए बीजेपी ने हमें हरा दिया ये तो क्लियर है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई ये भी क्लियर है। आप ही के फॉर्मूले से हरा दिया, आप ही की पिच पर आकर हरा दिया। लेकिन अब हमारे फॉर्मूले पे आगे भी तो बढ़े, कुछ करके भी तो दिखाएं। जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं बिजली फ्री करूंगा, बिजली के दाम आधे करूंगा और पानी के बिल माफ करूंगा, अपनी पहली सरकार में हमने ये वादा किया था जब 49 डेज की हमारी गवर्नमेंट बनी थी। सरकार बनने के 48 घंटे के अंदर पानी के बिल माफ हो गए थे और 72 घंटे के अंदर बिजली के बिल हाफ हो गए थे। ये होता है वादे पूरे करना। बीजेपी कहती है कि अब 3 महीने हो गए हैं, आप मुझे, चलिए ठीक है, सारे वादे नहीं पूरे किए। आपने 3 महीने में कोई एक वादा तो पूरा किया होगा। बीजेपी कह रही है महिलाओं के अकाउंट में ये पैसे डालने का वादा, ये आम आदमी पार्टी का कोई फॉर्मूला नहीं है, उनका कोई ये आइडिया नहीं था, ये हमारा था। मध्य प्रदेश में देके आए, महाराष्ट्र में देके आए, यहाँ भी दे देंगे। बिल्कुल आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला है वादे करना और वादे पूरे करके दिखाना। तो मैं ये आग्रह करूंगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के फॉर्मूले पे आ रही है तो उन्होंने वादे किए, उनको पूरा करके दिखाएंगे। पर आपके वादे पर क्यों नहीं यकीन किया लोगों ने, जब आपने भी कहा था हम भी 2500 देंगे, 1000 पहले बोले, फिर बाद में बोले 2500 तक मैं ये जाएंगे। मानती हूँ, जैसा मैंने कहा, मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली के लोगों ने इस बार सोचा कि अगर एक ही पार्टी केंद्र में भी होगी और दिल्ली में भी होगी तो हो सकता है कि काम दिल्ली में बेहतर। या मोदी लहर ऐसी चली कि इस बार आम आदमी पार्टी भी उड़ गई, उसमें 28 पे आ गई, 22 पर आ गई। देखिए लहर भी किसी आधार पे बनती है। लहर भी कोई जब अगर जाकर कोई वोट डालता है तो यही सोच के डालता है ना कि भाई इस पार्टी को
आम आदमी पार्टी को वोट देने से, भाजपा को वोट देने से, कांग्रेस को वोट देने से, सपा को वोट देने से, टीएमसी को वोट देने से, अलग अलग राज्यों में लोग यही तो सोचते हैं ना कि भाई यहाँ पर वोट डालने से मेरे इलाके में विकास होगा, मेरे एरिया में काम बेहतर होगा। नहीं, पूरे देश में देखिए ना, मोदी जी तो चुनाव पर चुनाव जीत रहे हैं। लोकसभा में सीटें कम हुई, 240 मान लिया चलिए, लेकिन उसके बाद तो जितने असेंबली इलेक्शन लड़े हैं सब जीत रहे हैं। झारखंड छोड़ दीजिए और जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, तो मैं तो यही हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली। मैं तो यही आग्रह करूंगी मोदी जी से, फिर कुछ काम भी करके दिखा दें। अब तो 4 इंजन की सरकार बन गई है उनकी दिल्ली में, और आज दिल्ली में ये हाल है कि पानी भी भरा हुआ है और पानी आ भी नहीं रहा है। मुझे सुबह से एक विधायक होने के नाते, आपके इलाके के लोग आपको अक्सर कॉल करते हैं जब भी कोई काम हो, जब भी कोई समस्या हो, तो आज सुबह से बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे एक तरफ कॉल आ रही थी कि हमारे गली में पानी भरा हुआ है, और दूसरी तरफ से कॉल आ रही थी कि हमारी गली में पानी नहीं आ रहा है। तो और प्रवेश आपकी शर्मा कोई योजनाएं जो चल रही थी वो इस सरकार ने बंद तो नहीं की ना अभी तक? आप लगातार कैंपेन में कह रहे थे ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। शुरू तो हो गया है, शुरू तो हो गया है। मोहल्ला क्लिनिक्स बंद होने शुरू हो गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स के स्टाफ को हटा दिया गया है। वो तो कह रहे हैं उसको रिफर्बिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की एक बहुत इफेक्टिव योजना थी फरिश्ते स्कीम, जिसमें एक्सीडेंट विक्टिम को अगर आप हॉस्पिटल लेके जाइए तो उसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती थी, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाइए, चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाइए। उस स्कीम को बंद कर दिया गया है, और अब अगर किसी का दिल्ली की सड़कों पे एक्सीडेंट होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल उसका इलाज नहीं करेगा, क्योंकि तो इसलिए कौन लेके जाएगा एक एक्सीडेंट विक्टिम को अस्पताल, ये सोच के कि भाई अगर मुझे उसके इलाज के खर्च का पैसा देना पड़े। अच्छा, आपको तो तंग नहीं किया ना? आप ये भी कह रहे थे कि ये बदला लेते हैं और प्रतिशोध की राजनीति करते हैं। 3 महीने में क्या तंग तो नहीं किया आम आदमी पार्टी को, आपको? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि सिक्योरिटी कम हुई थी, हमने सुना था Z से Y। देखिए, मैं ये मानती हूँ आतिशी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि दिल्ली के लोगों को तंग कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा सवाल है। क्यों प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है, क्यों झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, क्यों लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, क्यों बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों पावर कट हो रहे हैं। अच्छा, तो सवाल रेखा गुप्ता पर आपने हाल में एक निजी हमला भी किया। आपने कहा कि उनके पति जो हैं वो मीटिंग्स ले रहे हैं और ये गलत है, ऐसा क्यों? देखिए, वो एक निजी हमला नहीं है। मैंने उनके बारे में कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी रेखा जी के बारे में नहीं करी, और मैं ये मानती हूँ कि राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियाँ वैसे भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये फैक्ट है कि एक तस्वीर सामने आई थी, और उस तस्वीर में 25-30 सरकारी अफसर बैठे हुए थे, और उस मीटिंग और वहाँ पे उन अफसरों के साथ रेखा गुप्ता जी के पति बैठे हुए थे। तो ये सवाल तो है ही। देखिए, इस देश में महिलाओं को लोकतंत्र में कुछ अधिकार मिले हैं। लोगों ने मुझे वोट दिया है, लोगों ने मेरे परिवार वालों को वोट नहीं दिया। शालीमार बाग के लोगों ने रेखा गुप्ता जी को वोट दिया है, उनके परिवार को वोट नहीं दिया। तो मैं ये मानती हूँ कि आपको याद है एक समय ऐसा था जब पंचायत में रिजर्वेशन शुरू हुई थी, और तो ये कॉन्सेप्ट चलता था सरपंच पति। इनफैक्ट एक वो पूरी सीरीज है पंचायत की, फुलेरा पंचायत, जिसमें वो माला देवी सरपंच हैं, नीना गुप्ता जी, पर चलाते उनके पति हैं। और वो जब सेक्रेटरी साहब आते हैं तो वो किसी महिला सरपंच को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको मिलते हैं सरपंच पति। तो ये रबर स्टैंप है ये सीएम, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो मैं नहीं, तो देखिए क्या है कि भारत में ये एक प्रथा रही है, और ये अच्छी प्रथा नहीं है। तो केजरीवाल जी की कुर्सी पर सुनीता जी बैठी हुई थी, बीजेपी ये कह रही है जवाब में। वो कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठी हैं। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी के बाद मैं मुख्यमंत्री थी। सुनीता केजरीवाल जी ने कैंपेन किया आम आदमी पार्टी के लिए, वो हमारी स्टार कैंपेनर रही। सुनीता केजरीवाल जी ने आज तक दिल्ली सरकार के किसी भी काम में कभी दखल नहीं दिया। आप बताइए, आपके रिश्ते कैसे हैं रेखा जी से अभी तक 3 महीने में? हाँ, मेरे रिश्ते रेखा जी से बहुत मुलाकात अच्छे हुई हैं। है? बिल्कुल बिल्कुल, रेखा जी से मुलाकात हुई है, और मैं ये मानती हूँ कि कैसी रही मुलाकात? देखिए, किसी भी व्यक्ति से हमें कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि रेखा जी की पार्टी को दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा है, कुछ वादे पूरे करने के लिए चुन के भेजा है, और मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब वादों पर फेल है, और बुरी तरह से फेल है। तो ये सवाल तो आपको तो खुश होना चाहिए, महिला सीएम बनी है। नहीं, मैं इस बात पे खुश हूँ। खुश है ना? मैं इस बात पे खुश हूँ कि एक महिला सीएम बनी है, और मैं ये भी मानती हूँ कि
रेखा जी एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। वो खुद एक किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आती हैं। वो डूसू की एक नेता हुआ करती थी। अपनी डूसू की राजनीति से वो काउंसलर बनी, 2 बारी विधायक का चुनाव लड़ी। मैं ये भी जानती हूँ कि चुनाव हारना आसान नहीं होता। मैंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, चुनाव हारी। वो कई बार शायद 1-2 बार काउंसलर का चुनाव हारी, 2 बारी तो विधायक का चुनाव हारी। तो उनमें परसिवेरेंस है जो वो आज यहाँ तक पहुँची हैं। और एक राजनीति में एक महिला होना कभी भी आसान नहीं होता। आप ये कहिए, हमें कह रही हैं कि आप खजाना खाली कर गए इसीलिए देर हो रही है। ये जो स्कीम लागू करने में देर हो रही है इसीलिए हो रही है, आप खाली कर गए सारा खजाना। वो क्या था उनका गाना जो उन्होंने चुनाव में गाया था, हमें बहाने नहीं बदलाव चाहिए। तो मैं तो उनसे यही कहूंगी कि बहाने बनाना बंद करें। और वैसे भी सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बजट पेश किया और 1 लाख करोड़ का पिछले साल से इस साल में हमारी सरकार से उनकी सरकार में 3,500 करोड़ सरप्लस उन्होंने इस साल बजट में यूज किया है। तो 3,500 करोड़ किस इकोनॉमिक्स में खाली खजाना होता है, मैं ये भाजपा से जरूर पूछना चाहूंगी। और सीएजी रिपोर्ट्स का आप विरोध क्यों कर रही हैं? ये कह रही हैं, आपने कहा कि पीएससी उनकी जांच नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती पीएससी? यही नॉर्म है, सब जगह यही होता है। सीएजी की रिपोर्ट आती है, पीएससी के पास जाती है, उसके बाद वो सदन में रखी जाती है। बिल्कुल। और अगर विधानसभा की समितियों की ताकत के लिए किसी ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है, वो आम आदमी पार्टी ने लड़ी है। आप याद करिए, जब मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाइयां रुकी, जब मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टरों को हटाया गया, जब दिल्ली के नाले नहीं साफ हो रहे थे, तो विधानसभा की समितियों ने अफसरों को बुलाया, उनको ग्राउंड पर लेकर गए और दिल्ली की अनेकों समस्याओं का समाधान किया। यही अफसर भाजपा की शह में कभी हाईकोर्ट जाते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते थे कि हमें विधानसभा की समिति ने समन किया है। और हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा विधानसभा की समितियों की जो बेसिकली लेजिस्लेचर की पावर है उसको अपहोल्ड किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, जिसमें 2021 के जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने विधानसभा की समितियों की सारी ताकत छीन ली। तो मैंने तो विजेंद्र गुप्ता जी को पत्र लिख के यही कहा है कि अब तो आपकी सरकार दिल्ली में है और आपकी ही सरकार केंद्र में है, आप विधानसभा की कमिटीज को उनकी पावर वापस दिलवाइए। वो कह रहे हैं आप डर गए क्योंकि अब ये जो सीएजी रिपोर्ट्स आई हैं, इनसे जेल जाना पड़ेगा। आपने घोटाले बहुत सारे किए हैं, 3 आ चुकी हैं, वो कह रहे हैं और भी आएंगी अभी। तो 14 की 14 लाए ना। वो क्यों, ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है क्या कि एपिसोड पर एपिसोड लेके आ रहे हैं? 14 रिपोर्ट्स हैं, बिल्कुल सारी पेश करें। हम तो चाहते हैं पेश करें, दिल्ली के लोगों के सामने पेश करें। क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जेल जाने से डर नहीं लगता? आतिशी को जेल जाने से डर नहीं लगता? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल जाना तय है, ये सबको पता है। जिसको आप भारतीय जनता पार्टी खरीद नहीं सकती, जिसको भारतीय जनता पार्टी हरा नहीं सकती, जिसको भारतीय जनता पार्टी डरा नहीं सकती, उसको भारतीय जनता पार्टी जेल भेजती है, ये सबको पता है। मैं तो आज भी कहूंगी भारतीय जनता पार्टी को कि विधानसभा समितियों की ताकत उनको वापस देनी चाहिए। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी ने सारे केसेस किए हुए थे वो वापस लिए। मैं ये मानती हूं कि ये गलत था। दिल्ली सरकार की जो ताकत छीनी गई, ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये सवाल दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार का है, उनके वोट के अधिकार का है। आपकी पार्टी, आपकी सरकार आएगी तो आप फिर से वो कोशिश करेंगे वो पावर दोबारा ली जाए? इसलिए करेंगे क्योंकि एक चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए। पर आपके बुरे दिन आ गए ये तो मान लीजिए, बुरे दिन, अच्छे बुरे दिन आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, आए हैं। हाँ। देखिए दिल्ली की सरकार चली गई, एमसीडी में आपका मेयर था, एमसीडी की सत्ता हाथ से चली गई, आपके 15 काउंसलर अलग पार्टी बना लेते हैं। ये हुआ ना, ये झटके पे झटका लगा ना दिल्ली में। देखिए मैं तो जब रिजल्ट आया था एमसीडी का 2022 में, हमें याद है, आपको मेजॉरिटी मिली थी, 134 के आसपास आए थे, बीजेपी को 100 आए थे, अब आपके 100 हो गए और उनके 117 के पार जा चुके हैं। देखिए जैसे क्या मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रैटेजी है, साम दाम दंड भेद। आप एमसीडी की बात कर रहे हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने एमसीडी चुनाव में हार के डर से एमसीडी का एक्ट चेंज कर दिया था, एमसीडी यूनिफाई कर दी कि चुनाव 8 महीने टल जाए।
ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने गुजरात चुनाव के साथ एमसीडी का चुनाव करवाया, जिसने पूरी डीलिमिटेशन ऐसे करी कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से एमसीडी का चुनाव जीत जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले सामदान दंड भेद किया कि 5-5 करोड़ में खरीदे गए हैं काउंसलर ये। देखिए आप ही ने कहा है। देखिए मैं तो दूसरी बात कहूंगी। हाँ। आम आदमी पार्टी के बुरे दिन, बहुत बुरे दिन, बहुत बहुत बुरे दिन, आप कहिए, बिल्कुल बहुत बुरे दिन है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के लोगों को तो अच्छे दिन आने चाहिए। अब तो 4 इंजन की सरकार आ गई है, केंद्र सरकार उनकी, एलजी साहब उनके, दिल्ली सरकार उनकी, एमसीडी उनकी। तो क्यों दिल्ली वाले आज भी परेशान हैं? क्यों कूड़े के ढेर लगे हुए हैं? क्यों दिल्ली की सड़कों में पानी भरा हुआ है? क्यों, जैसे मैंने कहा कि आज सुबह एक तरफ पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, गुजरात में तो भी? अच्छे दिन तो दिल्ली वालों के आने चाहिए। अब तो 4 इंजन की सरकार हो गई है दिल्ली में। मान लीजिए आम आदमी पार्टी के बुरे दिन है, मान लीजिए आम आदमी पार्टी के बुरे नहीं, आम आदमी पार्टी के बहुत 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 बुरे दिन है। दिल्ली वालों के लिए तो अच्छे दिन आए हैं। पंजाब के अलावा गुजरात में भी इलेक्शन आ रहा है। बिल्कुल। गुजरात में लगता है बीजेपी को हराया जा सकता है आतिशी? देखिए, गुजरात में लोग परेशान हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है। गुजरात में चाहे आप शिक्षा की व्यवस्था देखिए, गुजरात में चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए, गुजरात में आप भ्रष्टाचार देखिए कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर का बेटा ही उनके अपने विभाग के स्कैम में पकड़ा जाता है। और उस पर तो मैं वैसे थोड़ा मीडिया पर भी आरोप लगाऊंगी कि ऐसा लग रहा है कि सबके मुंह में दही जमी हुई है कि कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा है। आम आदमी पार्टी सांस भी लेती है तो वो 9 PM की प्राइम टाइम न्यूज़ होती है। गुजरात के एक सिटिंग मिनिस्टर का बेटा एक करोड़ों के स्कैम में उन्हीं के विभाग में पकड़ा जाता है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन गुजरात के लोगों को पता है, गुजरात के लोगों को पता है उनके स्कूलों का क्या हाल है, उनकी सड़कों का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, बिजली के दाम का क्या हाल है। तो मैं ये मानती हूँ कि हराया जा सकता है बीजेपी को। बिल्कुल हराया जा सकता है, बिल्कुल हराया जा सकता है। आपको अजीब लगा था जब आपकी सीट निकल गई और अरविंद केजरीवाल की सीट नहीं निकली इस बार? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का मिसयूज किया है, इनफैक्ट इस पूरे चुनाव में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का मिसयूज हुआ है, मैं तो कहूँगी मैंने दिल्ली में 3 चुनाव खुद लड़े हैं और उसके अलावा कई और चुनाव लड़वाए हैं पिछले 10-12 साल में, जब से हम राजनीति में आए हैं। दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का मिसयूज हमने इस बार दिल्ली में देखा, वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, मैं आपको 2 उदाहरण बताती हूँ, एक अपनी विधानसभा क्षेत्र से, एक अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा क्षेत्र से। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने भाजपा के जो उम्मीदवार थे रमेश बिधूड़ी जी, उनके एक रिश्तेदार को लाखों रुपए ले जाते हुए पकड़ लिया, फिजिकली पकड़ लिया। आपके कार्यकर्ताओं ने? हाँ जी। और इन व्यक्ति ने हमारे कार्यकर्ताओं और काफ़ी लोकल लोगों के सामने एक दुकान में वो पैसे रख दिए, हबड़ा तबड़ी में। सामने एक दुकान का शटर खोला, उसके अंदर पैसे रख दिए, फिर उसके बाद बंद कर दिया। बाहर आके गुत्थम गुत्थी हो रही थी। मैं वहाँ पे पहुँची, हमने इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड, ये चुनाव से पिछली रात की बात है, हाँ। हमने इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया। फ्लाइंग स्क्वाड कहता है कि देखिए ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जब पुलिस आएगी तो वो इस दुकान का शटर खोल सकती है। कई गवाह थे इस बात के लिए कि उस व्यक्ति ने इस दुकान के अंदर पैसे डाले हैं। इलेक्शन कमीशन का फ्लाइंग स्क्वाड, तब मैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, हम लोग 1 घंटे वेट करते रहे, लोकल SHO नहीं आया, एक कांस्टेबल तक नहीं आया वो खोलने के लिए, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का पैसा था और वो दुकान एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की थी। आप बताइए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा क्षेत्र में सरकारी मशीनरी का मिसयूज करके वोटर्स को अपने घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। रोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपिटाई कर रहे थे। हमारे जब कोई भी उनको बचाने जाता था तो हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के लॉकअप में डाल दिया जाता था। रेस कोर्स के पीछे एक छोटे से कैंप में जहां पे 250 लोग रहते हैं, 1000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को स्टेशन कर दिया और बीजेपी वालों ने सबको जाके धमकी दे दी कि कोई भी वोट डालने के लिए निकला ना तो तुम्हें देख लेंगे। अब आप बताइए, एक झुग्गी में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति 1000 लोगों की पैरामिलिट्री फोर्स देखकर कैसे वोट डालने? बिधूड़ी जी तो आपके अगेंस्ट कोर्ट चले गए शिकायत लेके, आपने बेईमानी की है। जैसी उनकी श्रद्धा है। कोर्ट चले गए हो तो बेईमानी आपने की है बोल रहे हैं। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जब आपने मुझसे पूछा
कि आप क्यों हारे। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी ने बेईमानी करी, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने पैसे बांटे, मिसयूज किया। मैं ये मानती हूँ कि लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में जनता का जनादेश सबसे बड़ी और चीज मुझे है। अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने ईवीएम का जिक्र एक बार भी नहीं किया। यकीन करिए आप। देखिए, तो मुझे भी इसलिए अच्छा लगा और शायद दिल्ली वालों को भी और पूरे देश में भी संदेश ये गया कि आपने अपनी हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं, तो मैं ये मानती हूँ, देखिए, चुनाव में जनता का जनादेश सबसे बड़ी चीज है। इस बार ही जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है और विपक्ष की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि आप सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करिए, उनकी जवाबदेही तय करिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने 8 मार्च के 2,500 रुपए देने के वादे पे पीछे हटती है तो हम बिल्कुल सवाल उठाएंगे। ठीक है। जब पावर कट होंगे हम बिल्कुल सवाल उठाएंगे। जब प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ेगी हम बिल्कुल सवाल उठाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। रैपिड फायर करें जल्दी जल्दी। चलिए, पानी पी लीजिए आप। श्योर। अब रैपिड फायर राउंड, जो कि मशहूर भी है और बदनाम भी है। चलिए शुरू करते हैं। आतिशी, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा या फिर नाकाम रहा? सेना कामयाब रही, सरकार सरकार। नाकामयाब रही। पाकिस्तान में आतंकी अड्डे तबाह हुए या नहीं हुए? हुए, बिल्कुल हुए, और सेना के लिए हैट्स ऑफ टू देम। ठीक है। भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ 4 दिन का, कौन जीता, भारत या पाकिस्तान? भारत की सेना जीती, लेकिन हमारी सरकार हमारी सेना के साथ खड़ी नहीं रही। ओके। युद्ध ये किसने रुकवाया? सीज फायर जो हुआ वो किसने करवाया आपके हिसाब से? राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति तो सोशल मीडिया पे हर जगह जाके कह रहे हैं कि मैंने रुकवाया। तो ट्रंप को इतना और गंभीरता से क्यों लेते हैं आप? हम लेते हैं। हाँ? हम गंभीरता से लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बेस्ट फ्रेंड हैं वो। क्या कहते हैं, हाउडी ट्रंप, हाउडी मोदी। और उन्होंने मुझे गले लगाया, उन्होंने मेरी कुर्सी आगे की, उन्होंने मेरी कुर्सी पीछे की। ये हम नहीं कहते ओके, हैं। क्या दूसरी बात, हाँ, सबसे पहले सीज फायर को अनाउंस करने वाले ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप थे। इस बात से कोई भी पीछे नहीं हट क्या जयशंकर मुखबिर हैं, जयचंद हैं? कांग्रेस पार्टी कह रही है, आपका क्या कहना है? सकता। फेलियर है। क्या पहलगाम हमले का बदला पूरा हो गया? जब तक पहलगाम में हमला करने वाले या भारत के हवाले नहीं होते हैं या कोई सबूत नहीं मिलता है कि वो मारे गए हैं, तब तक बदला पूरा ठीक नहीं है। हुआ। क्या प्रधानमंत्री सिंदूर के सौदागर हैं? कांग्रेस पार्टी कह रही है। अगर हम राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात माने तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए अमेरिका का व्यापार इस देश की बेटियों के सिंदूर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा कीमती है। ऑपरेशन सिंदूर से कुछ हासिल भी हुआ? बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या मिला क्या हमें? आपके हिसाब से हासिल हुआ या नहीं हुआ? ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ? 2 महत्वपूर्ण चीजें हासिल हुई। सबसे पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अपर हैंड हमारा है। चाहे आप एयर स्ट्राइक्स की बात करिए, चाहे हमारे डिफेंस सिस्टम की बात करिए, चाहे हमारी नेवी की बात करिए, चाहे आप हमारी आर्मी की बात करिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि किसी भी आतंकी हमले को हम सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं मानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आपने देखा कि किस तरह से उस आतंकवादी के जनाजे पर पूरी पाकिस्तानी की मिलिट्री पहुंची हुई थी। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं और इसमें हम पूरी तरह के साथ सेना के साथ भी थे, सरकार के साथ भी थे, सीज फायर पे नहीं थे। ठीक है। कश्मीर में 370 हटाने से हालात बेहतर हुए हैं? देखिए, कश्मीर में आपने सपोर्ट किया था ना 370 हटाने का? कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं। कश्मीर में इकोनॉमिक ग्रोथ से हालात बेहतर हुए हैं। कश्मीर में टूरिज्म जो बढ़ रहा था उससे हालात बेहतर हुए हैं। और मैं ये मानती हूँ कि ये जो हमला हुआ कश्मीर पर, इन बेहतर हालातों को और खराब करने के लिए हुआ। दिल्ली हार का एक कारण, सबसे बड़ा कारण? दिल्ली के लोगों ने सोचा कि इस बार बीजेपी को मौका देंगे कि अगर 3 इंजन 4 इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली के लोगों को लगा कि शायद दिल्ली के काम बेहतर हो पाए। ओके। रेखा गुप्ता को 10 में से कितने नंबर देती हैं? मैं भाजपा सरकार को 10 में से 2 नंबर दूंगी। 1, 2। 10 में से 2। ओके, ऑलराइट। क्या बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं? 100%। क्या कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है? आपकी प्रवक्ता हाल में कह रहे थे, बहुत सारे नेताओं के बयान आए थे कांग्रेस की तरफ से पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जहां तक मुझे पता है सारी ही पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, केंद्र सरकार का, और
सेना का साथ दिया। और इसमें मैं ये मानती हूँ कि पूरा देश और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब युद्ध चल रहा था बिल्कुल एकजुट थे। और मैं ये मानती हूँ कि ना सिर्फ पार्टियों की, देश में सभी लोगों की तारीफ करनी चाहिए। और ये समझ में आ गया कि मुश्किल के मौके पर भारत के 140 करोड़ लोग बिल्कुल एकजुट होकर एक साथ खड़े ठीक थे। है, जाति गणना पर आपका स्टैंड क्या है? सपोर्ट करते हैं? हम सपोर्ट करते हैं। ओके। बिहार का इलेक्शन कौन जीतने वाला है? ये तो समय बताएगा। लड़ेंगे आप बिहार का इलेक्शन? नहीं, आम आदमी पार्टी का अभी बिहार में कोई संगठन नहीं है। अभी गोवा में, गुजरात में, पंजाब में और एमसीडी इलेक्शन लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली का बेस्ट मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? अरविंद केजरीवाल। ये तो जवाब आपको पहले से पता था। सीरियसली, मतलब खुद से बेहतर सीएम मानती हैं उनको आप? मैं 100%। ओके। इसलिए मानती हूँ क्योंकि जो मुद्दे वो राजनीति में लेके आए और गवर्नेंस में लेके आए, अब आम आदमी पार्टी छोड़िए, देश भर की बाकी सरकारों को भी। ये रैपिड फायर है। अच्छा, मुझे पता था कि आप यही जवाब देंगी, तो इसलिए मैंने इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन पहले से तैयार किया। अब अरविंद केजरीवाल को एक तरफ रखिए, अब मुझे बताइए, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी और रेखा गुप्ता, 4 महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की, इनमें से बेस्ट सीएम कौन है? देखिए, अपने आप पर तो कुछ कहना ठीक नहीं होगा। नहीं, आप बोल सकती हैं। नहीं, मैं पर्सनली सुषमा स्वराज की फैन हूं, हालांकि वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बहुत कम समय के लिए रही, बट एज अ पॉलिटिशियन मैं सुषमा स्वराज की बिल्कुल फैन रही हूँ। वो बिल्कुल एक दबंग नेता थी और वो जिस दो टूक तरीके से अपनी बात रखती थी, कभी पीछे नहीं हटती थी। और दूसरा, इवन व्हेन शी वाज मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, जिस तरीके से एक एक भारतीय को परेशानी से निकालने का जो उन्होंने काम किया, आई वाज ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ दैट। और क्या शीला दीक्षित के साथ आम आदमी पार्टी ने अन्याय किया? तमाम आरोप लगाए, उनकी सत्ता चली गई, वो जाते जाते भी ये दर्द लेके गई हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, और देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में सब छूट गए। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में सरकारी स्कूल तबाह किए, सरकारी अस्पताल तबाह किए, महंगी बिजली दी, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो कांग्रेस की सरकार हारी 15 साल के बाद क्योंकि उन्होंने डिलीवर नहीं किया था। तो मैं ये मानती हूँ कि देखिए, इस राजनीति में तो हार जीत एट द एंड ऑफ द डे जनता डिसाइड करती है। ठीक है। एंड दिल्ली के लोगों ने एक समय कांग्रेस के बाद हमें चुना, हमारे बाद बीजेपी को चुना। तो जो डिलीवर करेगा, जो जनता को संतुष्ट करेगा, उसके आधार पे लोग। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है अब तक का? देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, आपका फेवरेट अब तक का कोई भी हो सकता है? दिस इज अ टफ क्वेश्चन। मैं तो एक्चुअली कहूंगी जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी। आई थिंक नेहरू जी को भारत की आज़ादी के बाद बहुत ही एक फाइनेंशियली डिफिकल्ट मुश्किल हालात में उन्होंने देश को संभाला। और मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जिनको हम एक आधुनिक भारत मानते हैं, उनकी नींव। पर आजकल तो इंदिरा गांधी ट्रेंड कर रही हैं। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और मोदी जी से कंपैरिजन कांग्रेस पार्टी करा रही है। इंदिरा गांधी थी आयरन लेडी। ये जायज बात है वैसे। ये जायज है, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि आप अगर आज के भारत और 1971 के भारत को देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति को 2 टूक बात करके आई थी इंदिरा गांधी, और कह के आई थी कि हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले हैं देश में। लेकिन आप देखिए आज डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, देश में कोई और चीफ मिनिस्टर जो आपको पसंद हो दिल्ली के बाहर? मुझे लगता है कि स्टालिन जो हैं डीएमके के, उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं मानती हूँ कि ममता बनर्जी बहुत दबंग है। बेस्ट स्पीकर कौन है इंडियन पॉलिटिक्स में? ऐसा कोई भाषण देने वाला जो आपको खुद सुनने में मजा आता हो? अब अगर आप हमारी पार्टी की बात करिए, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा भाषण देते हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत सिंपल भाषा में, आम आदमी की भाषा, आम आदमी मोदी जी भी इतना अच्छा बोलते हैं, अमित शाह इतना अच्छा बोलते हैं, संजय सिंह बहुत अच्छा बोलते हैं। अरविंद जी का जब मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी संजय सिंह का नाम लिया था। महुआ मोइत्रा भी बहुत अच्छा बोलती हैं। महुआ मोइत्रा भी पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दों पे बहुत अच्छा बोलती हैं। आपने सोचा है कभी पार्लियामेंट जाने के बारे में? मतलब चुनाव तो लड़ा है आपने, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद अब एलओपी दिल्ली में, अभी भी सोचा है या दिल्ली की विधानसभा में ही रहना है? देखिए, वो तो समय के साथ
समय के साथ देखेंगे। अभी तो बिल्कुल दिल्ली की विधानसभा में हूँ, दिल्ली के लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? देश का सबसे कट्टर ईमानदार, आप समझिए, मुझे पता है अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर मैं कहूंगी आम आदमी पार्टी के जो सारे जो आम आदमी पार्टी की मेन लीडरशिप है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, मैं कहूंगी बिल्कुल ईमानदार। और देश का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है? जो अपने दोस्त को सारे ठेके देते हैं। प्रधानमंत्री जी। भ्रष्ट कहाँ, उसमें भ्रष्ट कैसे, मतलब भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं है, इस तरह का कोई आरोप नहीं है। वो तो कहते हैं कि 10 साल में खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज तक कोई आरोप नहीं है बोलते हैं। देखिए ये बहुत आसान है ना, जब आप पे भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगेगा? जो आयुष्मान भारत में घोटाले की रिपोर्ट आती है तो आप ऑडिटर को ट्रांसफर कर देते हैं। जब द्वारका एक्सप्रेस वे पे 250 गुना खर्चे की रिपोर्ट आती है तो जिस सीएजी ऑडिटर ने वो रिपोर्ट लिखी है उसको शायद बेचारे को सिक्किम या त्रिपुरा कहीं भेज दिया। जब मतलब अगर इंडिया अलायंस की सरकार आई तब केस खुलेंगे, आप ये 100% खुलेंगे। आप मुझे ये बताइए ऐसा कैसे है कि हर जगह एक ही कंपनी को एयरपोर्ट भी मिलता है, पोर्ट भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, गैस भी मिलती है, सब कुछ एक ही खास आदमी को मिलता है? ऐसा कैसे हो गया? अब तक का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है देश का? नहीं, मैं मानूंगी कि मोदी जी लोकप्रिय तो हैं, मोदी जी लोकप्रिय हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लोकप्रियता का और उनको जो जनादेश मिला है देश के लोगों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। देश का सबसे मेहनती नेता कौन है? देखिए मेहनत सारे नेता करते हैं, ये चाहे ये तो शायद बात मुझे पॉलिटिक्स में आने के बाद समझ में आई है कि नेताओं को चाहे वो किसी भी पार्टी के हों दिन में 24 घंटे और साल में 365 दिन काम करना पड़ता है और पब्लिक के हमेशा बीच में रहना पड़ता है, तो नेता सारे मेहनती होते हैं, ऐसा मेरी राय है। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। रेडी? कई तो पास भी होंगे। ओके, ऑलराइट। सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी। भारत की शान। व्योमिका सिंह। भारत की शान। डोनाल्ड ट्रंप। भारत के मुद्दों से भारत के हितैषी नहीं है बेसिकली, भारत की सॉवरेनिटी से जुड़े हुए मुद्दों से उनको बाहर रहना चाहिए। वेरी गुड। एस जयशंकर। फेलियर। आसिम मुनीर, पाक आर्मी जनरल, अब तो फील्ड मार्शल हो गए। भ्रम में जीते हैं। भारतीय सेना ने उनकी धज्जियां उड़ा दी और हर जगह जाके कह रहे हैं कि जी हम जीत गए। ये तो जग जाहिर है, उनके लिए भी यही कहा जाए, मतलब भ्रम में जी रहे हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। नरेंद्र मोदी। इतने साल प्रधानमंत्री होने के बाद देश के लिए कुछ नहीं किया। देश में गरीबी हो, बेरोजगारी हो, वो आज चरम पर है और मोदी जी जिम्मेदार हैं। अमित शाह। अगर वो राजनीति से ज्यादा देश के जो उनके पास जिम्मा है गृह मंत्री होने का उस पर ध्यान दें तो मैं मानती हूँ देश की स्थिति अलग। राहुल गांधी। गुड ह्यूमन बीइंग, अब तो दोस्त नहीं रहे लेकिन गुड ह्यूमन बीइंग बट मे बी नॉट सुटेड फॉर पॉलिटिक्स। प्रियंका गांधी। डायनामिक। यू लाइक प्रियंका गांधी? डायनामिक है, बिल्कुल है। ओके। सोनिया गांधी। डिग्निफाइड, ग्रेसफुल। कपिल सिब्बल और सिंघवी जी से तो आम आदमी पार्टी बहुत अटैच्ड है ना, क्योंकि आपके सारे केसेस उन्होंने लड़े हैं और बहुत कृतज्ञ भी हैं कि उन्होंने बहुत आपको मुसीबतों से निकाला है। सिब्बल जी इज एन एक्सीलेंट लॉयर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। रेखा गुप्ता। पास। ओके। नहीं, आई शैल चेंज दैट। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ओके। भगवंत मान। अ मैन ऑफ द पीपल। प्रवेश वर्मा। गायब। कपिल मिश्रा। दिल्ली में पानी भरा हुआ है, प्रवेश वर्मा जी गायब है। कपिल मिश्रा। लोगों को बांटना ठीक नहीं है।
नीतीश कुमार शायद राजनीति से रिटायर होने का समय आ गया है। आ गया। तेजस्वी यादव मेहनती। भविष्य वही है, आपको लगता है सीएम बनेंगे इस बार? देखिए ये तो कहना मुश्किल, मतलब ये अभी कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, पर अपनी पार्टी को खड़ा करने में, चुनाव लड़ने में उन्होंने बहुत मेहनत करी। कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार You can pass. यंग है, एनर्जेटिक हैं, अभी डिफिकल्ट टू से कि कितना, मतलब ओके। अरविंद केजरीवाल निडर, आतिशी मेहनती डेफिनेटली, मनीष सिसोदिया शिक्षाविद, संजय सिंह शेर, राघव चड्ढा राघव चड्ढा शार्प। परिणीति चोपड़ा वेल मुलाकात हुई है? मुलाकात तो हुई है, पर मैं बहुत फिल्म इंडस्ट्री से बहुत कुछ मैं जानती नहीं हूँ उसके बारे में, तो राघव की वाइफ इतना ही जानती हूँ मैं फ्रैंकली। सौरभ भारद्वाज वेरी शार्प एंड मतलब लोग बड़े कहते थे कि आपके बीच रेस चलती थी जब सीएम अनाउंस होना था, और नहीं, सौरभ भारद्वाज बहुत शानदार व्यक्ति है और मुझे लगता है कि अच्छी दोस्ती है आपकी? अच्छी दोस्ती है। राजनीतिक व्यंग में अगर कोई सबसे आगे है तो वो सौरभ भारद्वाज। रमेश बिधूड़ी गुंडागर्दी। मतलब मैंने तो चुनाव में यही देखा, आई थिंक चुनाव लड़ने का वो सही तरीका नहीं है। स्वाति मालीवाल नॉट वर्दी ऑफ कमेंट। ओके ऑलराइट, मेरे सवाल खत्म हो गए लेकिन मुझे बहुत मजा आया और मैं वाकई दाद दूंगा आपकी कि आपने हर सवाल का बिल्कुल बेबाकी से जवाब दिया है। नहीं, जब देखिए थैंक यू सो मच। हम ईमानदारी से राजनीति करते हैं, मैं ये मानती हूँ कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, और पॉलिटिक्स में कभी आप सक्सीड करते हैं, कभी आप सक्सीड नहीं करते हैं, पर मैं ये मानती हूँ कि हमने आज तक, और मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से राजनीति करी है। सो आई हैव नथिंग। बहुत मजा आया मुझे आपसे बातचीत करने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू आतिश, थैंक यू।